हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे विधायिका के बारे में। तो विधायिका में हम आर्टिकल 79 से 100 तक के आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल 101 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो अनुच्छेद 101 बताता है वेकेशन ऑफ सीट्स। ये जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल हैं, विधानसभा जो है राज्य की, उनमें कोई भी सीट किस तरह से रिक्त हो सकती है। अनुच्छेद 101 बताता है स्थानों के रिक्त होने के बारे में। तो स्थान कैसे कैसे रिक्त होंगे, कोई भी सीट किस तरह वैकेंट हो सकती है। तो उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। क्या बताया है कि कोई भी व्यक्ति है वो दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो गया, किसके लिए? राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों में निर्वाचित हो गया है, तो उसको 10 दिन के अंदर एक सीट खाली करनी होगी। कितने दिन का टाइम है? 10 दिन का। कि 10 दिन में ये बताना है कि आप लोकसभा की सीट पे रहना चाहते हैं या राज्यसभा की सीट पे रहना चाहते हैं। यदि आप 10 दिन में कोई भी एक पद रिक्त नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा की सीट जो है वो खाली मानी जाएगी। किसकी? राज्यसभा की। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ये तो होगी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए चुनाव होते हैं एक साथ। और यदि दूसरा पॉइंट है कि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य है, पहले से ही, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, एक सदन का वो पहले से सदस्य है, उसके बाद वो दूसरे सदन में चुना जाता है। यदि राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा में चुना जाए या लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में चुना जाए, तो उसकी जो पहले सदन की सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसकी? पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी इसमें। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा के लिए 2 सीटों से निर्वाचित होता है, 2 सीट के लिए चुनाव लड़के आता है लोकसभा के चुनाव में, तब भी उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर एक जो सीट है वो आपको खाली करनी होगी, एक सीट खाली करनी होती है। उसके बाद है कि यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभा दोनों के लिए चुना जाए, या तो संसद प्लस राज्य विधानसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है, तब उसके पास 14 दिन का समय होता है। कितने दिन का? 14 दिन का समय होगा। इस 14 दिन में एक सीट खाली करनी है। यदि नहीं करते हैं 14 दिन के अंदर तो इसमें संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और राज्य विधानसभा के सदस्य उसको माना जाएगा। अगला है कि यदि किसी सदस्य को, कोई भी सांसद है, कोई भी एमपी है, उसको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, या उसको राज्यपाल चुन लिया जाए। और इसके बाद यदि कोई सदस्य अपना त्याग पत्र दे दे, और त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा में तो देगा अध्यक्ष को, और उसमें राज्यसभा में देगा सभापति को। यदि त्याग पत्र दे देता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कि यदि कोई मेंबर है, कोई सदस्य 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए यदि अनुपस्थित रहता है कोई सदस्य बिना अनुमति के, तो उसका पद जो है वो रिक्त माना जाएगा, उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 101 में हमने क्या देखा? पहला पॉइंट हमारा था कि कोई व्यक्ति है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाए तो उसके पास 10 दिन का समय होता है एक सीट खाली करने के लिए। यदि वो 10 दिन में कोई डिसीजन नहीं लेता है तो राज्यसभा की सीट जो है वो रिक्त मानी जाएगी। दूसरा है कि यदि कोई पहले से किसी सदन का सदस्य है और दूसरे सदन के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके पहले सदन की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तीसरा है कि यदि लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ता है, उसमें भी उसके पास 10 दिन का समय रहता है एक सीट खाली करनी है। चौथा है कि यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा दोनों के चुनाव में निर्वाचित हो जाता है तो उसके पास 14 दिन का समय होता है। यदि 14 दिन में वो कोई डिसीजन नहीं लेता है तो संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। या फिर कोई एमपी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर नियुक्त कर दिया जाए तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और उसके बाद है कि यदि वो त्याग पत्र देते, अध्यक्ष या सभापति को त्याग पत्र दे देगा तो उसकी सदस्यता समाप्त है, तो उसके जो पद है वो रिक्त हो जाएगा।
और लास्ट है कि यदि वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह है हमारा अनुच्छेद 101। उसके बाद अनुच्छेद 102 बताता है सांसदों की अयोग्यताओं के बारे में। सांसदों की अयोग्यताएं, कोई भी मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको डिस्क्वालीफाई किस बेस पे किया जा सकता है, वो बताया गया अनुच्छेद 102 में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले योग्यता में क्या जरूरी होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहला पॉइंट यही है कि वो भारत का नागरिक ना रहे। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भारत का नागरिक ना रहे तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नागरिक ना रहे का मतलब है क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी दूसरे देश की, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि वो किसी लाभ का पद ग्रहण कर ले, चाहे राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, वो किसी लाभ के पद पर नियुक्त हो जाए तो उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसमें उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो तब भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। चौथा है कि किसी को मेंटली विकृत घोषित कर दिया गया हो, किसी को क्या है कि उसकी मानसिक रूप से वो विकृत है, तब उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मानसिक रूप से विकृत घोषित किया हो कोर्ट ने, ये भी कौन घोषित करेगा? कोर्ट। यदि न्यायालय ये मान लेता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मानसिक रूप से विकृत है या मेंटली रिटार्डेड है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और उसके अलावा यदि पार्लियामेंट जो है, संसद कोई नियम बनाती है कि इस आधार पे किसी को अयोग्य माना जाएगा तो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो यही हमने देखे हैं, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली टेकन सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, कोर्ट डिक्लेयर समवन मेंटली रिटार्डेड, अदर डिस्क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। अब संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कौन सा है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें यह कहा है कि किसी भी पर्सन को यदि चुनाव के समय किसी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी पाया जाता है तो वो अयोग्य होगा, या किसी को अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, 2 साल या उससे अधिक। या फिर वो निर्धारित समय के अंदर चुनाव में जो खर्च हुआ है, चुनावी खर्च का वो ब्यौरा न दे पाए, चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहे, तब भी उसको अयोग्य माना जाएगा। तो ये सब जो है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने नियम बना रखे हैं कि इनके तहत भी आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 103 बताता है डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, उनकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो इनकी अयोग्यता का निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये करते हैं चुनाव आयोग की सलाह पे। चुनाव आयोग रिकमेंड करता है, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। ये बताया गया अनुच्छेद 103 में। प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद अनुच्छेद 104, आर्टिकल 104 बताता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी पर्सन है वो या तो बिना शपथ लिए, बिना चुनाव हो गए उसके बाद किसी ने शपथ ग्रहण नहीं की, तो बिना शपथ ग्रहण किए यदि वो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 104 में। और ये जुर्माना कितना होगा? 500 रुपए प्रतिदिन। 500 रुपए प्रतिदिन। इसमें क्या है? पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड। और 500 रुपए प्रतिदिन का इसमें जुर्माना रहता है कि बिना शपथ ग्रहण किए यदि आप संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं तो आपको 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 105,
आर्टिकल 105 में क्या बताए गए हैं? विशेषाधिकार। इसमें सांसद और संसदीय समितियां जो होती हैं, संसदीय समितियां और जो कोई भी मेंबर है जो पार्लियामेंट के कार्यवाही में भाग ले सकता है, जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, उन सबके विशेषाधिकार बताए गए हैं आर्टिकल 105 में। किसमें बताए हैं? अनुच्छेद 105 में। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो है ही है। उसके अलावा वो पर्सन जो कि पार्लियामेंट में भाग ले सकते हैं उनकी कार्यवाही में, उनके लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल। कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। ये तो बात होगी कि विशेषाधिकार किस किस के बारे में बात करते हैं। अब इनमें क्या क्या कहा गया है, कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। तो ये कहता है कि संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, कि न्यायालय में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते कि किसी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पार्लियामेंट में कोई स्पीच दिया, उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसमें यही बताया गया, नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वर्ड गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। कि संसद और उसकी जो भी समितियां हैं, संसदीय समितियां, उनमें किसी सदस्य ने कोई वक्तव्य दिया है या कोई मत दिया है, उसके लिए वो न्यायालय में वो उत्तरदायी नहीं है उस कार्यवाही को जवाब देने के लिए। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। उसके बाद है, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द विसिनिटी ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसमें यह कहा है कि आप सदन के परिसर में, कि आप पार्लियामेंट का, संसद का जो परिसर है उसमें आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदस्य हो या कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, उसको आप बंदी नहीं बना सकते, उसको आप बंदी नहीं बना सकते। और यदि किसी को आपको वहां पे अरेस्ट करना है तो आपको पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इससे पीठासीन अधिकारी से। ठीक है। ये क्या कहता है कि सदन के परिसर में यदि किसी को आपको अरेस्ट करना है तो आपको पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, चाहे कानूनी मामला हो चाहे सिविल मामला हो। उसके बाद है, द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस। न्यायालय किसी भी सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा कोर्ट। ठीक है। उसके बाद अगली पावर ये दी गई है कि कोई भी एमपी है उसको आप सिविल मामलों में, किसमें? सिविल मामलों में, यदि पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होने वाला है तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये सिर्फ सिविल मामलों में ये अधिकार दिया गया है। तो हमने क्या क्या अधिकार देखे हैं? पहला तो है कि आपको पार्लियामेंट में भाषण देने की स्वतंत्रता है, उसको लेके आप किसी भी कोर्ट में उस कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है, कि वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है कि सदन के परिसर में किसी को अरेस्ट करने के लिए आपको पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो चाहे सिविल मामला हो। उसके बाद है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और नेक्स्ट है कि सत्र, जो पार्लियामेंट के हमारे सत्र चलते हैं, पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं, तो सत्र स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये पावर दी गई है सिर्फ सिविल मामलों में। क्रिमिनल जो मामले होते हैं, आपराधिक मामले, उनमें ये पावर नहीं दी गई है। उसके बाद अगला है आर्टिकल 106। 106 बताता है सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में। सांसदों के वेतन और भत्तों के बारे में बताता है, और इनका निर्धारण करती है संसद। निर्धारण कौन करेगा? संसद खुद निर्धारण करती है वेतन भत्ते, निर्धारण करती है संसद के द्वारा। और सांसदों की पेंशन का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। सांसदों को पेंशन दी जाएगी, इसके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में। यह बताता है आर्टिकल 106 सांसदों के वेतन भत्ते के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 107 है। आर्टिकल 107 बताता है विधेयक पेश करने और उसे पारित करने के संबंध में प्रावधान जो है। किसी भी विधेयक को पेश करने के बारे में, विधेयक को पेश करना है और उसको पारित करने के लिए जो भी प्रावधान है वो बताता है आर्टिकल
107। आर्टिकल 107 बात करता है साधारण विधेयक की, ऑर्डिनरी बिल की। अब ऑर्डिनरी बिल दो तरीके के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। एक तो कौन सा हो जाएगा, सरकारी विधेयक, और दूसरा होता है प्राइवेट बिल, निजी विधेयक। अब जो गवर्नमेंट बिल है वो सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। जो भी एमपी होते हैं उन्हीं के द्वारा, सॉरी, जो मिनिस्टर होंगे उन्हीं के द्वारा ये पेश किया जा सकता है सदन में। कौन पेश कर सकते हैं, मंत्री। मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा और 1 सप्ताह पहले इसका नोटिस दिया जाता है। 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया जाएगा। ये तो हो गई गवर्नमेंट बिल की बात। निजी विधेयक की बात करें, प्राइवेट बिल की, तो प्राइवेट बिल जो है वो सांसद के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि मिनिस्टर नहीं है। कौन पेश करेंगे, सांसद। तो सांसद जो बिल पास करेंगे उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल, और मंत्री जो बिल पेश करेंगे उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। और जो निजी विधेयक होता है, प्राइवेट बिल, इसके लिए 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। 1 महीने पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 107 क्या बात करते हैं, कोई भी विधेयक है उसको किस तरह से पेश किया जाएगा और उसको कैसे पारित किया जाएगा, उसके प्रावधान बताए गए आर्टिकल 107 में। ऑर्डिनरी बिल दो तरीके के होते हैं, सरकारी विधेयक जो कि मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया जाएगा। दूसरा है प्राइवेट बिल, ये सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा सदन में और 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। अब इसको पारित कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए 3 स्टेज होती हैं। कितनी होंगी, 3 स्टेज में कोई भी बिल पास होता है। सबसे पहले उससे फर्स्ट रीडिंग होती है, प्रथम वाचन। इसमें क्या होगा, इसमें सामान्य परिचय दिया जाता है विधेयक का। ये हम कहें कि इसमें सिर्फ हेडिंग्स वगैरह बताई जाती है कि इस बिल में है क्या, किस बारे में ये बात करता है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया जाता है फर्स्ट रीडिंग में। इसमें विधेयक पर चर्चा नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, और ना ही इसमें कोई संशोधन होता है, कि इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं होगा, कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया जाएगा। और यदि कोई विधेयक गजट में पेश हो जाता है, यदि कोई विधेयक गजट में पेश हो गया तो इसी को प्रथम पठन मान लिया जाता है। फिर जो हमारा सदन है उसमें इसमें फर्स्ट रीडिंग नहीं मानी जाएगी, सीधा सेकेंड रीडिंग वाले स्टेज पे हम चले जाएंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि इसमें सिर्फ सामान्य परिचय दिया जाता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि किस बारे में विधेयक है और क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं। इसमें सदन में चर्चा नहीं होती है फर्स्ट रीडिंग में, ना ही इसमें कोई अमेंडमेंट होता है। और यदि कोई विधेयक गजट में पेश हो गया तो उसको ही हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट रीडिंग मान लिया जाता है। इसके बाद आती है सेकेंड रीडिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब सेकेंड रीडिंग में खुद में 3 स्टेज होते हैं। बाद में सेकेंड रीडिंग में भी 3 स्टेज हो गए, 3 स्टेज पार करके वो थर्ड रीडिंग में पहुंचेगा। तो सबसे पहले थर्ड स्टेज में पहला स्टेज है कि उस पर सामान्य चर्चा होती है। क्या होगी, सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा में क्या होगा कि जो विधेयक पेश किया गया है सदन में उस पे तत्काल चर्चा की जाएगी, जितना जल्दी हो सके उस पर चर्चा की जाएगी, या उसके लिए आप कोई दिन निर्धारित करेंगे, इस दिन इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी। ये तो हो गई चर्चा की बात। उसके बाद विधेयक जो है पहले प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। पहले क्या होगा, प्रवर समिति को सौंपा जाएगा, उसके बाद विधेयक संयुक्त समिति के पास जाएगा। ये तो होती है सामान्य चर्चा की बातें। जो हमारा पहला स्टेज है सेकेंड रीडिंग में सामान्य चर्चा, उसमें विधेयक पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पर चर्चा की जाएगी। यदि चर्चा नहीं की जा रही है तो उसके लिए कोई दिन निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस दिन इस विधेयक पर चर्चा होगी। उसके बाद विधेयक प्रवर समिति को दिया जाएगा और उसके बाद आएगा संयुक्त समिति के पास। अब ये जो समितियां हैं संसद की वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि पहले प्रवर समिति को दिया जाता है, उसके बाद संयुक्त समिति के पास जाएगा बिल। उसके बाद आ जाता है सेकेंड स्टेज। अब समिति के पास आ गया बिल तो सेकेंड स्टेज कौन सा होगा, समिति स्तर। समिति के पास आ गया। अब समिति इस पर क्या करेगी, समिति क्या करती है कि इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। इसको क्या कर लिया जाएगा, खंडों में विभाजित कर लेगी समिति। इसको खंडों में विभाजित करके इस पर बहुत डिटेल में चर्चा होती है, विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी
और इसमें जो भी संशोधन आवश्यक हैं वो संशोधन किए जाएंगे। समिति स्तर पर दो काम होंगे। पहले उसको खंडों में बांट लिया, पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया जाएगा और फिर उसमें प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और कोई संशोधन करना है तो वो किया जाएगा। ये हो गया सेकेंड स्टेज। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है विचार विमर्श का। कौन सा आता है? विचार विमर्श। तो समिति ने तो अपना काम कर दिया। समिति के बाद क्या आएगा? जो विधेयक था वो वापिस आएगा सदन में। उसके बाद उसमें सदन में चर्चा होगी। सदन में चर्चा होने के बाद अगर वो कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वो उसमें संशोधन करेंगे और फिर इसमें प्रत्येक भाग को अलग अलग मतदान करके जो है पास किया जाएगा। प्रत्येक भाग पर मतदान होता है कि कोई भी बिल है उसमें बहुत सारे भाग होते हैं, तो ये नहीं है कि पूरा बिल जो है वो एक साथ उस पर मतदान करके पास होगा, नहीं। उसमें जितने भाग हैं सब पर अलग अलग मतदान होता है, तो उसके बाद उसको पारित किया जाता है। तो ये हो गई सेकेंड रीडिंग। अब हम देखते हैं लास्ट थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या क्या होगा। तो इसमें क्या हो गया था? प्रत्येक भाग पर मतदान हो गया था। थर्ड रीडिंग में होता है कि पूरा जो विधेयक है उस पर सम्मिलित रूप से मतदान होगा। इसमें क्या होगा? विधेयक पर चर्चा और समग्र रूप से उस पर मतदान होगा। समग्र विधेयक पर चर्चा यानी कि पूरा विधेयक है उसको सम्मिलित रूप से उस पर चर्चा होगी और उसको फिर एक साथ उस पर मतदान किया जाएगा। अब ये करने के बाद जब मतदान हो गया उसके बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उसके बाद उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया एक सदन जिसमें विधेयक पास हुआ। अब इसमें विधेयक पास हो गया उसके बाद जाएगा अगले सदन में। जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहां भी 3 रीडिंग होगी, उसके बाद वहां से पास हो जाएगा। तो दूसरे सदन के पास 6 महीने का अधिकतम समय होता है कि आपको 6 महीने तक आप उस विधेयक को रोक सकते हैं, उससे ज्यादा आप उस विधेयक को अपने पास नहीं रख सकते। ये हो गया, इसमें 6 महीने का टाइम दिया है। यदि दूसरा सदन इसमें कोई संशोधन करता है, तो जो संशोधित विधेयक है वो वापिस पहले सदन में भेजा जाएगा। इसमें भेजा जाएगा, वापिस पहले सदन में भेजा जाएगा और उसको वापिस से उसमें मतदान किया जाएगा। और यदि दोनों सदनों से विधेयक पारित हो गया उसके बाद लास्ट में जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, तब वो विधेयक पास माना जाएगा। तो ये हो गई किसी भी विधेयक को पास करने की प्रक्रिया। तो कोई भी विधेयक है उसको किस तरीके से पारित किया जाएगा। आर्टिकल 108, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 बताता है संयुक्त बैठक के बारे में। इसके बारे में बताता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाएगी, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि यदि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में टकराव है, एक सदन से विधेयक पास हो गया है लेकिन दूसरे सदन से विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में टकराव की स्थिति है। अब संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये तो हो गया कि कारण क्या है संयुक्त बैठक बुलाने का और संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ द हाउसेस ऑफ द बिल, प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस टू मीट इन ए जॉइंट सिटिंग। अब मीटिंग बुला ली गई है तो मीटिंग बुलाने के बाद कोई तो उसकी अध्यक्षता भी करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के बाद इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। यदि लोकसभा जो स्पीकर हैं वो अनुपस्थित हैं, उस स्थिति में करते हैं डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। और यदि डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो कौन करेंगे? डिप्टी चेयरमैन। और यदि डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो सदन के सदस्य हैं वो खुद किसी को अध्यक्षता के लिए चुन लेते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें।
उसके बाद ये हो गई अध्यक्षता की बात। अध्यक्षता हो गई, उसके बाद जो ज्वाइंट सिटिंग चल रही है उसमें कौन से रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। उसमें लोकसभा के जो भी नियम और प्रक्रियाएं हैं, कौन से लोकसभा के नियम और प्रक्रियाओं के द्वारा संयुक्त बैठक में उसमें प्रयोग किया जाएगा। लोकसभा के नियम और प्रक्रियाओं का इसमें यूज किया जाएगा। ये हो गई नियम विनियम की बात। नियम विनियम की बात, इसके बाद कि कौन से विधेयक पर आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग आप साधारण विधेयक में बुला सकते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। एक तो मनी बिल, धन विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। और अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं। पहली थी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। दूसरी थी बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल एक्ट 1977 कि बैंक सेवा आयोग समाप्ति अधिनियम 1977। और तीसरी थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2022, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक के बारे में हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं। पहला कि यदि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में टकराव है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक बुलाने के बाद उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। यदि लोकसभा स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेंगे। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। और लोकसभा के नियम और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा संयुक्त बैठक में। और साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही सिर्फ संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और अब तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 108 पे ही समाप्त करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 109 हमारा मनी बिल से संबंधित है। तो मनी बिल से रिलेटेड हम कल की क्लास में मटेरियल लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।